बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष श्री बावनकुले जी, हमारे मुंबई के जुझारू अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सम्माननीय शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, मनोज कोटक जी और हमारे बहुत ही यशस्वी और आप सबके बीच में और जनता के बीच में लोकप्रिय विधायक योगेश जी, हमारे योगेश सागर जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में योगेश जी ने पन्ना प्रमुख और सभी पदाधिकारियों को बुलाया है। आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत। मुझे मुंबई नगर में आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं सिद्धि विनायक को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मुंबा देवी को भी मैं नमन करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ और वीर सावरकर की धरती और छत्रपति महाराज शिवाजी की धरती से प्रेरणा लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, मुझसे पहले आशीष शेलार जी ने आपके सामने और योगेश जी ने पूरी ताकत के साथ पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख की भूमिका इस पर चर्चा की है और इसी चर्चा में मुझे भी शामिल किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ सौभाग्य, वो सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात, ऐसे समय पर काम करने का मौका मिल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है। तीसरी बात जिससे हमारे विपक्ष के लोगों को काफी पीड़ा होती है, जब मैं कहता हूं कि सबका हश्र क्या होगा, बढ़ेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ठोस आधार पर कहता हूं। सिर्फ आपको खुश करने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, सारे पार्टियों पर नजर दौड़ा के देखिए, किसी के पास नेता है तो नीति नहीं, किसी के पास नीति है तो नियत नहीं, किसी के पास नियत है तो नेता नहीं, किसी के पास नेता है, नियत है, नीति है तो वातावरण नहीं, और किसी के पास ये सब कुछ भी हो तो कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके पास नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है, कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ता भी है, काडर भी है और ताकत भी है धरती पर उतारने। कोई कहीं पर है तो कहीं पर नहीं है, कोई किसी प्रदेश में है तो कहीं पर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है
जो सब जगह है, सारे समाज में है, सभी वर्गों में है, सभी ताकत के साथ। तो इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, सारी पार्टियां अब विचार से और वैचारिक पृष्ठभूमि पर डाइल्यूट होती जा रही। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है विच इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। यह वैचारिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई पार्टी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई, विचार नहीं बदले। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल गई, मुद्दे नहीं बदले। इसलिए हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर 1953 में 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 23 तारीख को बलिदान दिया था, 23 जून को, तो आज हम यह भी कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई लड़ते हुए 2019 में 6 अगस्त को हमने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसको हमने साकार करके दिया है। धारा 370 धाराशाही की। अगर हमने कहा, हमारे को लोग बोलते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे। हमारे मजाक करते थे, रामलला आएंगे, तारीख कब बताएंगे? और हम हमेशा कहते थे कि तारीख भी बताएंगे। एक मन में तमन्ना थी, इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। कांग्रेस पार्टी के आर्थिक जगत में समर सॉल्ट लिया उसने, अन्य पार्टियों ने समर सॉल्ट लिया, लेकिन जो प्रस्ताव भारतीय जनसंघ का आर्थिक पृष्ठभूमि पर 60 में था, 70 के दशक में था, उसी को साकार करते हुए नाम बदल गए। एकात्म मानववाद से हम अंत्योदय में पहुंचे, और अंत्योदय से लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी का मंत्र बनकर के हम चले और हमने पूरा किया। अगर हमने न्यूक्लियर पावर के बारे में अगर प्रस्ताव पारित किया, तो हम उस पर अटल रहे, और अटल जी ने 98-11 मई को पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखा दिया। सो वी हैव ए रिकॉर्ड, जो कहा सो किया, और जो कहेंगे सो करेंगे, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं कई बार, ये जब हल्की फुल्की चर्चाएं चलती हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति में कितने सतही हैं, इनको गहराई का पता ही नहीं है। हम किन बातों के लिए बने हैं, हम किस मिट्टी से बने हैं। इसीलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं, और आइडियोलॉजी के साथ विचारों के लिए समर्पित हमारा काडर है। दूसरी बात, हम काडर बेस्ड पार्टी, ये काडर किसी के पास नहीं है। अब हमारे योगेश सागर जी कितने जोश से बोल रहे थे, इतने पन्ना प्रमुख, इतने लोग, इतना सब कुछ, ये आमदार हैं। और आपको मालूम है कि अन्य पार्टियों के आमदार कैसे होते हैं, उनसे पूछो तुम्हारे आप बूथ का क्या हाल है, ठीक ही होगा। कार्यकर्ता का नाम नहीं मालूम, और ये एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नाम नहीं, मोहल्ले से लेके घर तक जानने के वाले ताकत रखने वाले लोग। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम काडर बेस्ड पार्टी हैं। हम 18 करोड़ की पार्टी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबरशिप वो सिर्फ 90 के आसपास है, यानी 9 करोड़ के आसपास है, और हम 18 करोड़, जस्ट डबल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 37 के 37 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में हमारी यूनिट है। 15,432 ब्लॉक्स में भारतीय जनता पार्टी का काम है, और 1,16,000 शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 10,40,000 बूथ में
6,80,000 बूथ पर हमारा बूथ समिति है और बूथ का कार्यकर्ता। सो वी आर कार्डर बेस्ड पार्टी। हमारा कार्डर है और हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी, हमारी मास फॉलोइंग है, यह विशेषता है हमारी। 15 राज्यों में एनडीए की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे लगभग 303 एमपीज लोकसभा में, हमारे राज्यसभा में 93 एमपीज, 1385 हमारे एमएलएज हैं और सैकड़ों की संख्या में हमारे मेयर्स हैं और हजारों की संख्या में हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं। ये हमारी ताकत है, इसलिए हमारी मास फॉलोइंग है। हम लोग ऐसे नहीं है कि गपशप मारने के लिए आ गए हैं। अब आप सोचिए कि आप उस पार्टी के कमल के साथ चलने वाले लोग हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, कार्डर बेस्ड हो, वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी हो और आगे बढ़ने वाली पार्टी हो। ये आप देखिए। एक और चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं। आप जम्मू कश्मीर उठाइए, फरूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। आप जम्मू कश्मीर उठाइए, वो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। आप उससे नीचे आ जाइए, पंजाब में आ जाइए, शिरोमणि अकाली दल, परिवार की पार्टी। आप हरियाणा में आ जाइए, दिखता कुछ भी होगा, परिवार की पार्टी। आप आगे आ जाइए उत्तर प्रदेश में, 24 करोड़ की आबादी है। हम किससे लड़ रहे हैं? एक क्षेत्रीय पार्टी से जो परिवार की पार्टी है। मायावती जी भी थी तो वो भी एक परिवार ही मान लीजिए, और समाजवादी पार्टी है तो ये अखिलेश की पार्टी, वो तो चाचा को भी नहीं मानते, बाकी तो छोड़िए। बिहार में आइए, तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी, परिवार की पार्टी। वेस्ट बंगाल जाइए तो परिवार की पार्टी, ममता और उनका भतीजा भाईपो उसकी पार्टी। नवीन बाबू, बीजू जनता दल, स्वयं एक ही पार्टी। आप वाईएसआर कांग्रेस को देख लीजिए आंध्र प्रदेश में, इधर भी देख लीजिए, उधर भी देख लीजिए, परिवार की पार्टी। चंद्रशेखर हमारे तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य परिषद आजकल भारतीय राष्ट्रीय समिति बन गई है, बीआरएस बन गई है। क्या है? पिता, बेटा, दामाद, बेटी, बाकी सब छुट्टी, प्राइवेट लिमिटेड। तमिलनाडु में जाइए, स्टालिन की पार्टी, उसके नीचे की पार्टी। और तो और छोड़िए, अब कम्युनिस्टों में भी पारिवारिक विषय आ रहा है। लेकिन यहां पर भी अगर उद्धव जी की बात कीजिए तो परिवार की पार्टी, एनसीपी की बात कीजिए तो परिवार की पार्टी। यह भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो वैचारिक दृष्टि से एक साधारण कार्यकर्ता भी भारत का प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि आप इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ परिवार ही रहेगा, इससे ज्यादा सोच नहीं सकेंगे। ये इनकी लिमिटेशन है। और मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या रह गई है? या तो सोनिया जी से पूछो, या राहुल जी से पूछो, या प्रियंका जी से पूछो, बाकी सब घंटी बजाते रहो। यही है और क्या? व्हाट इज दिस? इसलिए आइडियोलॉजिकल दृष्टि से हमारे मुकाबला करने के लिए हमारी तरह विचारों को लेकर के चलने वाली पार्टी आएगी, तब लड़ाई होती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। समय तो निकलता रहता है, इसीलिए मैं इस बात को जरूर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की जो विशेषताएं हैं उसको हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अब दूसरी बात अगर मैं करूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हम सब लोग इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि इस समय भारत का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपको सिर्फ एक ही वाक्य से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2014 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में अगर कोई भी भारत का नाम लगता था
तो हमेशा इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब हम और पाकिस्तान, इनका झगड़ा, और इंडिया का नाम लेगा तो पाकिस्तान का भी नाम लेगा। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा में इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कहां है वो आप सबको पता है। ये फर्क पड़ा है, ये आइडियोलॉजिकल फर्क पड़ा है। दुनिया मान गई है कि भारत कहीं और बढ़ चला। आज हम मोबाइल की बात कर लें, 92% मोबाइल, 92% मोबाइल भारत में चाइना से आता था। आज 97% मोबाइल भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। एप्पल की फैक्ट्री भी यहीं लगी। ऑटोमोबाइल आप भी सुनते थे, हम भी सुनते थे बचपन में, डैटसन, टोयोटा, ये सारे जापानीज नाम हुआ करते थे, जापानीज कारें हुआ करती थी। अमेरिका के प्लीमथ, ये सब हम सुनते थे, यही नाम होते थे। आज ऑटो मार्केट में इंडिया जापान को पिछाड़ करके तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट बन गई। स्टील में हम चौथे नंबर से छलांग लगा करके दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में है 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट का। जो देश मंगवाता था, आज 11% इंपोर्ट हमारा कम हुआ है और 16,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस में। अब दुनिया हमारा डिफेंस की इक्विपमेंट को खरीद रही है। ये भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। आप देखिए G20, 200 मीटिंग्स हो रही है 56 स्थानों पर। दुनिया में देश की छवि कैसी बन रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए विकास के दृष्टि से हर ये हम 10वीं नंबर की इकोनॉमी थी, 10 नंबर की हमारी इकोनॉमी थी। हम ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको हम ओवरटेक करके अब हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए। और ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बोलते हैं टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये वो बोल रहा है। इसलिए अगर हम इन सब चीजों को देखें, वैक्सीनेशन की बात कीजिए, कोई दुनिया का नेता फैसला नहीं कर सका कोरोना मैनेजमेंट का, कोई नहीं कर सका। अमेरिका तय नहीं कर पाया कि इकोनॉमी महत्वपूर्ण है या मानवता महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं। यूरोप सारे का सारा इसी मुसीबत में पड़ गया। यूरोप इसी मुसीबत में पड़ गया। यूरोप इसी मुसीबत में पड़ गया। अगर हम बात करें जापान की, आप देखेंगे कि कोरोना मैनेजमेंट किस तरीके से वहां भी दिक्कत में पड़ी। लेकिन भारत एक अकेला देश था जिसने टाइमली इंटरवीन किया। पहले कहा जान है तो जहान है, लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया, और देश जब तैयार हो गया तो जान भी है और जहान भी है कोरोना मैनेजमेंट। आज 76% वैक्सीनेशन अमेरिका में हुआ है, 67% वैक्सीनेशन यूरोप में हुआ है, और भारत 100% 220 करोड़ डबल डोज लगा करके तैयार है। 9 महीने में वैक्सीन हमारी एक नहीं 2 इंडिजिनस तैयार हुई। और क्या बोलते थे लोग, भूल जाते हैं, ये ऑपोजिशन के लोग क्या बोलते थे, वी आर नॉट गिनी पिग्स, हम लोगों पर, हमारे पर ट्रायल मत करो, है ये तो मोदी टीका है, मोदी टीका है। सारे नेताओं ने मोदी टीका लगवा लिया। हमने पूछा कैसा लगा मोदी टीका, लेकिन हमने 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में वैक्सीन पहुंचाया और 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाया। ये हमारी 48 कंट्रीज को हमने मुफ्त पहुंचाया। ये हमारी ताकत है जिसको हमको समझना चाहिए। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आवाज की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये झूठा प्रचार होता है। आप बताइए, यूक्रेन वॉर में मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बात की कि नहीं की? एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? युद्ध विराम कराया कि नहीं कराया? और भारत के बच्चों को 32,000 तिरंगा झंडा के साथ लाया कि नहीं लाया? और 5-4 कैबिनेट मंत्री भेजे, वीजा लगवा करके
और 114 सॉर्टीज लगी, 114 सॉर्टीज लगी, जिसमें से 14 सॉर्टीज हमारे आर्मी के प्लेन्स गए और बाकी कमर्शियल फ्लाइट्स गई। और तब 32,000 बच्चों को सेफ निकाल करके लाए, और हमारे साथ दूसरे देश के बच्चे भी तिरंगा झंडा पकड़ करके वो भी निकल करके आए। ये हमारे साथ, तो ये है हमारी ताकत, जिसको हमको समझना चाहिए। अब कोविड रिलीफ पैकेज की बात कीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ जनता को दिया गया, और 80 करोड़ में मुझे शायद पूरा नहीं याद है, लेकिन 4 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के लोग भी हैं। अति गरीबी से भारत 1% से कम आ गया है, और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि इंडिया में अति गरीबी 1% से कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हर को 2 वक्त की रोटी भोजन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कोविड मैनेजमेंट की बात करें, 20 लाख करोड़ रुपए उस समय पैकेज दिया। आज देखिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, आप यूरोप की देख लीजिए, आप जापान की देख लीजिए, आप चाइना की देख लीजिए। उनका इन्फ्लेशन रेट हमसे ऊंचा, उनका ग्रोथ रेट 1%, 2%, इन्फ्लेशन 10%, 11%, 12%, जर्मनी 12%। हमारी आर्थिक नीति कैसे मजबूत है? इसलिए कि जब कोरोना में सारे देश रेवड़ियां बांट रहे थे, तो मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए लगा करके भारत को मजबूत बना रहे थे। इसको हमको समझना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया? 10 लाख करोड़ रुपए लगाए। या वही में मैं देखता हूं, कोई यहां मेट्रो बन रहा है, कोई वहां फ्लाईओवर बन रहा है, कोई अंडरग्राउंड बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। 38,800 crores have been given for 250 projects in Maharashtra, that we have to understand. ये विकास की दृष्टि से काम हुआ है, और इसीलिए 225 प्रोजेक्ट्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, और उसके माध्यम से यहां पर प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आपने देखा होगा, हर 2 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर एक ट्रेन निकल रही है। 3 साल के अंदर 300 ट्रेनें निकलनी है वंदे भारत की। और मैं चाहूंगा कि कभी आप भी वंदे भारत ट्रेन में सफर करके देखें, आपको नया भारत दिखेगा और आपको नया विचार दिखेगा। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। तो ये एक डेवलपमेंट की दृष्टि से, आप ही के यहां मेट्रो रेल्स की अगर मैं बात करूं, 2A और 7 12,600 करोड़ रुपए का इसको डेडिकेट किया गया है। उसी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए 1800 करोड़ रुपए में उस रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, नया बन रहा है। उसी तरीके से हमारे 701 किलोमीटर की नागपुर मुंबई हाई एक्सप्रेसवे, और उसके लिए भी 55,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 55,000 करोड़ की। शिरडी तक के लिए जो सड़क बनी है वो भी आपने देखी। नागपुर में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हुआ है। जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था तो 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। तो ये हर दृष्टि से परिवर्तन की बात कही जा रही है। हम अगर बात करें गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री उजाला योजना हो, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें आपने नमो अन्न योजना को जोड़ा है, और 6,000 और दिया है, यानी किसान को 6,000 प्रधानमंत्री जी का और 6,000 आपका जोड़ करके 12,000 रुपए उनको हर साल मिल रहा है। तो ये, और उसमें भी अगर हम देखें किसान सम्मान निधि में, तो उसमें भी एक बड़ी संख्या है जिनको इसमें से फायदा मिल रहा है। तो ये कुल मिलाकर के एक, जिसको बोलते हैं अंत्योदय कहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको पूरा करने का प्रयास चल रहा है। हमारे देवेंद्र जी ने और शिंदे जी ने मिलकर के बहुत सी योजनाओं को कार्य रूप दिया है। जहां तक महाविकास अगाड़ी का सवाल है, अब मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि कितना विकास हुआ और कितना विनाश हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सारे काम रुक गए, अटक गए, लटक गए, और उन कामों के पीछे
जिस तरीके की उस समय की भ्रष्टाचारी सरकार चली, वो भी आप सबके सामने है। और आज जैसे ही शिंदे जी और देवेंद्र जी ने कार्यभार संभाला, विकास के काम फिर से शुरू हो गए, फिर से तीव्र गति से चल पड़ा है। तो उसी को हमको आगे बढ़ाना है और उसको हमको ध्यान में रखना है। योगेश सागर जी कह रहे थे बीएमसी का चुनाव आएगा तो हमारा मेयर बनेगा। हमारा मेयर ही बनना है, इस बात को तय करके हमको चलना है। और जिनके पास ये ताकत हो उसको फिर सोचने की क्या बात है। इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे, मेरा विश्वास है आप इसको पूरा करेंगे। एक मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग कार्यकर्ता भी हैं और लीडर भी हैं। हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं जब हम यहां बैठे हैं तो हम नेता हैं, आप सुन रहे हैं। जब हम सुनते हैं और हमारे नेता बोलते हैं तो हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता की बात सुनते हैं। आप नीचे, आप जब यहां से बोलते हैं तो आप नेता होते हैं और आप कार्यकर्ता को बताते हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं नेता है किसी न किसी स्थान पर, और हर व्यक्ति मूलतः कार्यकर्ता है और उसको कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना पड़ेगा। एक मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि बेसिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, और बेसिक्स में कभी आधा अधूरा काम मत कीजिए। राजनीति करनी है तो टिक के कीजिए, और टिकने का मतलब है पेशेंस, और पेशेंस का मतलब है समस्या को समझना तब बोलना। हमारे लोग कई बार हड़बड़ी कर लेते हैं, जाते कि देवेंद्र जी का ये है वो है, ये देखो पर्चा, ये लो ये लो ये लो। अब वो बेचारा सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी व्यथा सुनाऊंगा, तो सुनने से पहले हम सुनाने लगते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमेशा ध्यान में रखो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसको जान करके बात करोगे तो नेतृत्व आपका और उभरेगा। यह मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आप पन्ना प्रमुख तो बन गए, आप किसी के घर भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप उस घर के एक सहयोगी गार्डियन के रूप में देखे जाएंगे तभी आप सफल माने जाएंगे। अन्यथा वो कहेगा आया था, वो बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, आते रहते हैं, अपनी सुना के चले जाते हैं। अब आपके मतलब समझ में आया? इसमें से एक वाक्य में से उसने बता दिया आपको स्पार्क होना चाहिए कि इसने कहा सुना के चले जाते हैं, इसका मतलब सुनते नहीं। तो हम काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं। हमारा कार्यकर्ता 5 बार तो जाए, अब 6ठी बार भी चले जाएंगे। अरे जाके करोगे क्या अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है? तो इट इज ए स्किल, वो स्किल को पहचानना हमारी आवश्यकता है। तो हमारे को भी मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट किया, हम जरा पार्टी के अंदर भी तो स्किल डेवलपमेंट करें, अपने स्किल्स को हम बढ़ाएं, उसको हम और करें, आगे बढ़ाएं। देखिए नेता बनने का, आप सब लोग नेता है ना, बनना चाहते हैं ना, तो बनने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि आपके अंदर ताकत होनी चाहिए आकर्षण का, और उसके लिए उसको अपना दिल दिमाग देना पड़ेगा। उसके लिए आपको चुप रहकर सुनना पड़ेगा और सुन करके उसके अनुसार उसको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबको सलाह है कि आप सब लोग कम्युनिकेशन पर जरूर ध्यान रखिए। मैं कई बार जाता हूं तो मुझे कई बार लोग बोल देते हैं नड्डा साहब बहुत अच्छा आप आए, आप तो आते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपके चलते ये जो 4 मूर्तियां आई हैं ना, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब समझे इसका मतलब ये आपके साथ ही आते हैं और आपके साथ ही चले जाते हैं। तो हमको पकड़ना, फिर हम उनको समझाते हैं देखो उसने तुम्हारे ऊपर कटाक्ष किया, तुमको समझ में नहीं आया, आप उसको नहीं समझ पाए कि वो क्या बोलना चाहता था। अब आप लोग बड़े नेता हैं तो बोलने वाला भी सामने वाला सोच के ही बोलता है, लेकिन उसने जो अपने उद्गार व्यक्त करने हैं वो कर देता है। तो हम चाहेंगे ये कि पार्टी के कार्यकर्ता ये ध्यान में रखें कि वह पार्टी के इंस्ट्रूमेंट हैं, वह पार्टी में ताकत लाने की माध्यम है, और ताकत लाने के लिए उनके प्रति
समर्पण और समर्पण के साथ साथ उसका विश्वास जीतना, ये बहुत जरूरी है। मेरे से कोई बात बोलता है वोट मांगने के लिए, मैं ऐसी चर्चा करता हूं, मेरे से कई बार हम गए थे जी, दे करके आ गए पर्ची। आप देखिए, आप किसी चीज को के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं तब तो आप 100 प्रश्न करते हैं। वो आपको 5 साल के लिए अपना विश्वास दे रहा है, वो 5 प्रश्न भी ना करें और आप उसका उत्तर ना दें। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको यह ध्यान में देना पड़ेगा कि उसके वोट का, समर्थन का हमने तो लेना ही है, लेकिन लेने के साथ साथ जो ड्यू एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज भी हमको करनी चाहिए। उसको यह विश्वास होना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारी बात सुनता है, यह व्यक्ति हमारी बात समझता है, यह व्यक्ति हमारी चीजों को निवारण करेगा। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये कहूंगा कि हम सबको अपना स्किल डेवलपमेंट पर भी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी हमको काम करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को जमीन पर ले जाने के माध्यम कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को इसमें सक्षम होना चाहिए। मैंने इशारे में कुछ बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आप समझे होंगे और नीचे सभी लोगों को उसको बताएंगे। और पन्ना प्रमुखों को फिर से मैं बधाई देता हूं। ये यात्रा चलती रहेगी, सशक्त तरीके से हम बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।